24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया लभदा, रोज राती सोनी सोनी कुड़िया नू लभदा। और हमें पता है कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसका नेचर बहुत वॉलेटाइल है। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जो शायद मैं देखती हूँ कि होना चाहिए था उनकी लाइफ में, उनके करियर में, वो नहीं हुआ। अब उसका क्या रीज़न है? फिर वन टेक गाना गाया, खूब सारा रिवर्ब लगाया, सीडी में डाल के 4 गाने बॉम्बे ले आए। देखो, तुम चाहती हो दैट यू शुड गेट वर्क हियर, तो ये सीडी किसी को मत सुनाना। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं बेहद टैलेंटेड और बेहद प्यारी आकृति कक्कड़। स्वागत है आपका आकृति। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं। मैं आपसे मिलकर और अच्छा हो गया। अभी जो बातें हुई हैं उसके बाद तो आई एम फीलिंग वेरी फ्रेंडली विद यू, वेरी होमली विद यू। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा आपके नाम के बारे में। कुछ समय पहले आपके नाम में यू भी आता था और आई भी आता था, तो वो क्या किस्सा है, वो क्या सीन है, क्या कहानी है? एक्चुअली मेरे नाम में कभी भी यू नहीं आता था पर आई डोंट नो, इट्स अ सिंपल नेम, AKRITI। पर 99% जब मेरे गाने रिलीज़ होने शुरू हुए थे, सीडीज़ और कैसेट्स के वक्त की बात कर रही हूँ मैं, रिलेंटलेसली कोई नए स्पेलिंग्स की इजाद हो जाती थी। और कभी AKRITI, कभी AKRUTI, कभी AKHRITY। मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन मेरे नाम के स्पेलिंग्स के रहे हैं। और उस टाइम तो नहीं पता था कि आगे जाके स्पॉटिफाई और ये सब पे एक नाम का, एक स्पेलिंग का एक प्रोफाइल बनाया जाएगा। करेक्ट। तो मेरे सारे गाने अलग अलग नामों के अंडर लिस्टेड हैं और अब जाके फाइनली उन्हें कोशिश हो रही है एक पेज के नीचे लाने की। तो ये लाइफ टाइम स्ट्रगल रहा है क्योंकि ये मैंने इसलिए भी पूछा, आपने हालांकि कुछ इंटरव्यूज में, कुछ वीडियोस में आपके क्लियर भी किया है कि यू नहीं है, बट इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे सेलेब्स ने अपने नाम में एक्स्ट्रा अल्फाबेट या तो जोड़े हैं या हटाए हैं। अजय देवगन, आयुष्मान खुराना, उर्फी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल था कि कहीं आपके पीछे भी कुछ ऐसा रीजन तो नहीं था? एब्सोल्युटली नॉट। समय और इंक दोनों बचाने का मेरा इंटरेस्ट है। आकृति, थोड़ा सा ना अपनी जर्नी के बारे में बताइए। वो हिंदी वाला सफर रहा या इंग्लिश वाला सफर रहा? आई थिंक इट वाज अ बिट ऑफ बोथ, बट जब आपके साथ में आपका परिवार होता है ना, तो वो इंग्लिश वाला सफ़र हिंदी वाला सफ़र ही रह जाता है। दे डोंट मेक यू सफ़र, यू नो, इवन इफ यू आर सफरिंग, दे मेक श्योर दैट दैट सफरिंग बिकम्स अ जर्नी। एंड दैट्स व्हाट माय फादर हैज़ टॉट मी, कि हमने चुना है इस इंडस्ट्री में आना, और हमें पता है कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसका नेचर बहुत वॉलेटाइल है। ऐसा नहीं है कि हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आ जाएगी। सो जितना मेहनत करेंगे, जितना सही लोगों के आसपास रहेंगे और धैर्य रखेंगे, सबसे ज़्यादा रियलिटी चेक भी रखेंगे, तब जाके बात बनेगी। उसमें फिर लक भी मैटर करता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जो शायद मैं देखती हूँ कि होना चाहिए था उनकी लाइफ में, उनके करियर में, वो नहीं हुआ। अब उसका क्या रीज़न है? एंड वाइस वर्सा? Yeah, vice versa also. Absolutely vice versa. More examples of that. So yeah, I think मैं बहुत fortunate रही हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ रहा है। मेरे पापा मेरे साथ में इनिशियली मुंबई शिफ्ट हो गए थे, और उन्होंने, ये कब की बात है? ये है 2005 की बात। 5, ठीक है। मैं स्कूल से इमिजिएटली निकल के पापा ने प्रॉमिस किया था मुझे कि बेटा तू 93% के ऊपर ले आएगी ना एग्रीगेट, अगले दिन हम तत्काल में टिकट कराएंगे। और कितने परसेंट आए थे फिर? 93.7। लवली। बॉम्बे चले जाएंगे, बिकॉज हम यहाँ किसी को जानते नहीं थे। ऐसा तो था नहीं कि ये शहर वेट कर रहा है कि भाई बच्ची आएगी दिल्ली से स्कूल ख़त्म करके और सब गाने हमने उसी को देने हैं। सो यू नो, वी जस्ट वांटेड टू कम टू बॉम्बे, गिव इट 6 months एंड सी whether it's only my parents, my family, my relatives who think that I can sing, or it's actually other people who would give me an opportunity. And एक रियलिटी चेक हो जाएगा कि मतलब घर वाले ही सोचते हैं कि लड़की बहुत अच्छा गाती है, हकीकत में गाती है। सच में मतलब कोई बात है। पर देखो, सीखना तो बहुत था। तो यहाँ पर आके जो रिकॉर्डिंग्स मिली वो मैंने करी, और उस बहाने से मेरा एक डेमो सीडी बन गई थी। क्योंकि मैं सच कहूँ तो जो डेमो मैं बना के लाई थी दिल्ली से,
वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी का था। अच्छा। क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियोज दिल्ली में एट पार बॉम्बे के तो थे नहीं, तो जितनी अक्ल हमें उस वक्त थी, कैरियोके के कुछ सीडीज़ खरीदे हमने। GK2 में एक कोई दिल्ली में GK2 में एक शॉप थी जहाँ से मिलते थे -1 के ट्रैक्स, तो वो ट्रैक्स लाए, जो ट्रैक पसंद आया उसको लगाया, उस पर 1 टेक गाना गाया, खूब सारा रिवर्ब लगाया, CD में डाल के 4 गाने बॉम्बे ले आए। ये था मेरा डेमो। तो मुझे आई रिमेम्बर बेन कुरियन जो उस वक्त सोनू जी के मैनेजर हुआ करते थे, उन्होंने कहीं पे देख के हमें बताया, CD मैंने उनको भी दी कि आप प्लीज़ सुनो, देना प्लीज़ लोगों को। तो उन्होंने जब सुनी, मुझे आके उन्होंने आउट ऑफ बड़े ऐसे कैंडिड तरीके से कहा कि देखो, तुम चाहती हो दैट यू शुड गेट वर्क हियर, तो ये CD किसी को मत सुनाना। तो बेशक लाइव गा देना, बट ये मत सुनाना। दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि बराबर रिकॉर्डिंग होना कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छा गा सकते हो, सिंगिंग ऑन द स्टेज इज डिफरेंट, सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ समबडी इज डिफरेंट, सिंगिंग ऑन द माइक इन अ स्टूडियो इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो वो उस दिन जाके समझ आया और उससे सीख ली। फिर ये लगा कि यार अब बहुत पैसे लगेंगे ये सब बनाने में, मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे। आई कम फ्रॉम वेरी बेसिक मिडिल क्लास फैमिली, तो वी जस्ट नीड टू मेक आवर एंड्स मीट, क्योंकि बॉम्बे में सर्वाइव करना इज अ वेरी एक्सपेंसिव proposition, and my father had shut down his business just to support my dreams, just to believe। किस चीज़ का बिजनेस था पापा का? उनका ऑटोमोबाइल फिल्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था दिल्ली। अच्छा, तो आपके सपने को सपोर्ट करने के लिए 93.7% आ गए, दिल्ली छोड़ के बॉम्बे आ गए। डे 1 बॉम्बे का कैसा रहा? बहुत ही स्ट्रेंज, टू बी ऑनेस्ट। मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा था, बिकॉज द क्लाइमेट, द वेदर वाज सो डिफरेंट। यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी, और मुझे लगा बात तक होनी है, गाना कैसे गाऊंगी यहाँ पे। तो ब्रीदिंग ट्रबल होने लग गया था फर्स्ट डे इटसेल्फ। एंड हम उतरे थे अंधेरी स्टेशन पे, अंधेरी स्टेशन से कहाँ जाना ये नहीं पता था। अच्छा। बट इट वाज जस्ट दैट मी एंड पापा वर ट्राइंग टू फिगर कैसे किया जाए, और मैं स्कूल से निकला हुआ बच्चा थी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं थी कि यहाँ पे क्या करना है वगैरह वगैरह। पापा ने कहा ठीक है, विल गेट सम होटल। तो उधर ही कोई एक होटल था, एंड आई डोंट थिंक आई एवर शेयर्ड दिस बिफोर, बट इट वाज रियली स्ट्रेंज बिकॉज आई वाज वेरी स्मॉल, आई वाज 17-18 इयर्स, 12th पास करके आए थे बेसिकली। हाँ। तो हमें लिटरली, मेरा तो कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं था, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं होता था ना उस वक्त। करेक्ट। तो कुछ स्कूल का पता नहीं कौन सा कुछ तो आईडी निकला, but it was so hard. They wanted an ID to prove that this was my father and me staying in the hotel. Okay. They had to prove that also. So it was very कहीं ना कहीं वो गलत उससे ले लिया गया था ना कि कौन लोग रुक रहे हैं क्या। करेक्ट। हाँ, अपना काम कर रहे थे, फेयर इनफ होता होगा यहाँ पे ऐसे। but it was so new कि हम इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, और यहाँ पे मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि पापा और मैं, एक्चुअली पापा और मैं हैं, यू नो। सो वो हमारी शुरुआत थी। बट फिर ये बहुत जल्दी समझ आ गया कि भैया यहाँ पे होटल में रह के स्ट्रगल तो नहीं हो पाएगी, स्ट्रगल तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, एंड इट्स एब्सोल्युटली अनरीजनेबल। फिर हम लोखंडवाला मार्केट से कुछ सामान शायद लेने गए थे या कुछ था, तो वहाँ पे किसी भले आदमी ने पापा को समझाया कि आप इतने पैसे होटल में दे रहे हो, आई माइट एज वेल गेट अ हाउस ऑन रेंट। पर हमें ये भी नहीं पता था कि हम बॉम्बे में कितने दिन रहेंगे, तो रेंट पे किस हिसाब से 11 महीने का घर ले लें। फिर सोचा चलो ठीक है। तो मेरा पहला घर था 9,000 रुपये भाड़े में, लोखंडवाला में, फर्स्ट क्रॉस लेन के उधर, एक 1 BHK। और कमिंग फ्रॉम दिल्ली 1 BHK तो था भी नहीं कुछ, तो मतलब कि BHK क्या होता है भाई, बेडरूम हॉल किचन। अच्छा, तो ऐसे हम लोग की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। और उसमें क्योंकि लाइक आई सेड इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से मैं आती हूँ, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं किचन में जाके कुछ बनाऊँ या देखूँ कि गैस भी कैसे ऑन होती है, ज़रूरत नहीं पड़ी। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंस मम्मी पापा ने दी थी, और जो बचा कुछ टाइम होता था, गाना गाओ, होमवर्क करो, काम खत्म, यू नो। सो पापा यूज्ड टू मेक मी ब्रेकफास्ट, पापा यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड हम लोग जो म्यूज़िक की डायरेक्टरीज आती थी, उसमें हाइलाइटर पेन से
ऐसा म्यूजिक की डायरेक्टरीज मतलब नंबर वगैरह मिल जाते थे नंबर ऐसा? वगैरह मिलते अच्छा, थे, हाँ जैसे येलो पेजेस होता है। हाँ ठीक। तो वैसा म्यूजिक का येलो पेजेस डायरेक्ट म्यूजिक इंडिया और समथिंग इट वाज कॉल्ड, एंड उसमें हम लोग हाईलाइट करते थे कि किस किस के पास जाना है, उसमें स्टूडियोज के एड्रेसेस होते थे। तो बस अपना वो सामान उठा के हम लोग एक पानी की बोतल उठा के और ये सीडी उठा के चले जाते थे अलग अलग स्टूडियोज, बैठने, लोगों से मिलने, इन होप कि शायद कोई अंदर बुला ले, या फ़ोन पे हम किसी से बात करके अपॉइंटमेंट लेके जाते थे तो शायद उनके सामने लाइव गाने का मौका मिल जाए। So this was my time, initially. And then somewhere I was doing live shows as opening acts for a lot of big artists. That really helped me. कौन बिग आर्टिस्ट में कौन था? उस टाइम पे केके, उस टाइम पे शान, उस टाइम पे सुखबीर, मीका बाजी, एंड एक शो मैंने किया था जहाँ पे उस सूरत में उस शो का नाम था दिल चाहता है नाइट। अच्छा। वहाँ पे मेरी शंकर जी से मुलाकात हुई। मुलाकात भी कैसे, मैं उनके साथ तो गा नहीं रही थी, उनके पहले गा रही थी। फिर जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो मैं बस विंग्स में बैठ के ऐसे सुन रही थी, स्टेडियम में शो था कहीं पे, एंड उनके जो मैनेजर हैं उमेश दादा, वो ढूंढते हुए आए थे कि अरे एक लड़की पहले गा रही थी, उसको बुलाओ ज़रा, उसको पूछो उसको वो लड़की है कहाँ, वो जो गाना है वो आता है कि नहीं आता है। और मैंने सुना तो था, मेरे से तैयारी नहीं थी उनके साथ गाने की। इट वॉज लाइक शिट, मे बी दिस इज़ लाइक माई गोल्डन टिकट और मैं गड़बड़ नहीं कर सकती। तो मैं दौड़ के जो ऑर्गेनाइजर थे उनकी गाड़ी में डेक में कैसेट लगा के टिश्यू पेपर पे लिरिक्स लिख रही हूँ फटाफट और वो टिश्यू पेपर में लेके स्टेज पे गई हूँ और मैंने उनके साथ में इम्प्रॉम्प्टू बिना प्रैक्टिस के सडनली साथ में शंकर जी खड़े और मेरी मतलब द हार्ट बीट इज लाइक प्रॉबेबली लाइक 500 BPM और मैंने वो वाला गाना गाया एंड फिर मैंने कोशिश करी कि उनसे जाके लास्ट में बात हो। ही वाज सो काइंड एंड लाइक एवरीबडी एल्स, उन्होंने कहा कि you must come to Bombay and when you come you please come and meet us। अच्छा, ये बॉम्बे आने से पहले का मोमेंट था, मतलब जब 93.7 स्कोर करके बॉम्बे नहीं आए थे उसके पहले का? पहले से मैं ओपनिंग एक्ट्स कर रही थी। ओके। तो एक बस वो ऐसे एक होप सी लगती है ना कि इतने सारे लोगों ने बोला है कि बॉम्बे आओगे तो मिलना ज़रूर, तो वो पकड़ के हम बॉम्बे गए थे कि शायद इनमें से कोई मिल ले, आउट ऑफ। तो इनमें से कोई मिला? सिर्फ शंकर जी मिले और एक दो और लोग मिले, बट मोस्टली किसी के पास टाइम नहीं होता था एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज सब अपने हसल में अपनी जर्नी में लगे हुए हैं। शंकर जी ने बुलाया था स्टूडियो और उनके पास में उन्होंने बैठ के बाकायदा पूछा, सो is this city treating you all right? How are you managing meals and everything? And I told him my papa is cooking. And he was so, like touched about it कि पापा सब छोड़ छाड़ के बेटी के लिए आए हैं। And then he also gave us a long list of numbers कि इनसे बात करो, मैं इनको बोलो कि मैंने recommend करा है। तो I think God has a way of sending angels into your life and this was one of those moments for me. एंड उन्होंने एक चीज़ की जो सीख दी थी वो मैं आज भी पल्ले बांध के चलती हूँ कि काम होता है, सब काम करो until and unless it doesn't sit in your principles। लाइक अगर प्रिंसिपल ही तुम्हारे लिए गलत है तो गलत है, अदरवाइज सब काम करो, क्या मालूम कहाँ से कौन सी सीख मिल जाएगी, क्या एक्सपीरियंस लेके तुम्हें आगे कहीं और पे कहीं और काम आएगा, बट जस्ट डोंट से नो टू वर्क व्हाटएवर काइंड ऑफ वर्क इट इज। पहला गाना कैसे मिला, उसके पीछे की क्या कहानी है? पहला गाना मूवीज में था छम से वो आ जाए फिल्म 10 का ना, हाँ करेक्ट। एंड जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे लोगों को मैं फ़ोन किया करती थी और व्हाट्सएप नहीं था उस वक्त, तो SMS किया करती थी और बहुत महंगा होता था यार फ़ोन ऑपरेट करना भी उस वक्त। तब तो रोमिंग है, कॉल आने का भी पैसा और सब कुछ रहता था, करेक्ट। पैसा था और महंगी आउटगोइंग कॉल्स होती थी। SMS में मेरे ख्याल से 5-5 रुपए पता नहीं कितने का था उस टाइम पे। तो मैंने विशाल और शेखर दोनों को मैसेज किया था, तो विशाल ने कहा व्हाई डोंट यू कम टू द स्टूडियो। मैं बहुत ही खुश हो गई, फुल गरम करके गला रियाज करके स्टूडियो गई और वेट कर रही थी कि वो CD ले लिया उन्होंने मुझसे, फिर वही वाला जो मना किया था कि ये मत देना। तब तक बहुत जगह जा चुकी थी मेरी CD। तो मैंने बहुत डरते डरते उन्हें कहा कि मैं आपको कुछ लाइव सुना सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने एक सूफ़ी कलाम उनके सामने लाइव गाया
और फिर शायद मराया कैरी का हीरो गाया, क्यों गाया पता नहीं, बट ये 2 अलग किस्म के उनके लिए गाने गाए। और उन्होंने कहा ठीक है, जब कुछ होगा अप्रोप्रिएट तो बताएंगे। ऐसे सब लोग यही बोलते हैं, अभी कब होगा ये अप्रोप्रिएट। मैं घर आई और हफ्ते के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मुझे विशाल का फ़ोन आया। आई सेड विशाल जी थैंक यू, आपने मुझे फ़ोन किया। राइट ऑन द ऑनसेट ऑफ दैट कॉल ही सेड प्लीज डोंट कॉल मी जी, कॉल मी विशाल। एंड आई सेड नो इट विल नॉट कम फ्रॉम इनसाइड, यू नो, बिकॉज टिपिकल पंजाबी कुड़ी एक दिल्ली की, उससे तो जी तो लगेगा ही सर, सॉरी नहीं सर जी नथिंग, जस्ट कॉल मी विशाल, अदरवाइज यू आर नॉट कमिंग टू द स्टूडियो। आई सेड ओके विशाल he called me to the studio and he said it's a multi singer song because there are lots of people in the visuals also, but it's a big film and this could be your debut song. किसी और ने ऑलरेडी गाया हुआ है इसे, but I'd like you to give it a shot. गाओगे? से भाई नेकी और पूछ I'll sing all day and you choose whatever you like. तब तक गाऊंगी जब तक आपको नहीं समझ आएगा. ना आ जाए, correct. But we sang and then because by then I had also sung a lot of other songs for a lot of people, but सब एक भी गाना रिलीज नहीं हुआ था और सारे गाने किसी और सिंगर ने, सीनियर आर्टिस्ट ने आके रीड अप कर लिए थे और वो हर गाने में हो रहा था और हर बार मेरा इतना दिल दुखता था कि अरे क्या सिस्टम है, कब आएगा वो दिन जब मेरी एक्चुअली आवाज़ यूज़ करी जाएगी। तो फाइनली ये सीखा था कि जब तक नाम आपका इनले कार्ड पे नहीं होगा सीडी के, तब तक आप आर्टिस्ट नहीं हो, तब तक आपका गाना नहीं है। तो ये गाना गा के भी मैंने ना किसी को बताया, ना खुद को याद करवाया, ना एक्सपेक्ट किया कि रिलीज़ होगा। पर मैं दिल्ली गई थी आई थिंक हफ्ते भर के लिए मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स लिखने के लिए। आई वाज डूइंग माय कॉलेज थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस एंड पापा किसी प्लैनेट एम म्यूजिक वर्ल्ड यहाँ पे कहीं पे घूम रहे थे कैसेट सीडीज ऐसे देखने में। आई मीन इमेजिन इट वाज दैट टाइम जब ये स्टोर्स हुआ करते थे और फिजिकल जाना पड़ता था, देखते थे, करेक्ट। सो ही picked up one cassette and उसके पीछे नाम लिखा हुआ था and he started to cry. He was so happy and he called me. घर पे लैंडलाइन पे उनका फ़ोन आया था, तू प्लेबैक सिंगर बन गई, तू प्लेबैक सिंगर बन गई। मुझे क्या कहते, मैंने 10 कैसेट्स खरीद लिए, मैं घर लेके आ रहा हूँ और हम देखेंगे। उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, जिस सिंगर ने पहले गाया था उसका नाम बाहर था I think, किसका गाना था? सुनिधि चौहान आई थिंक या कोई और? बहुत सारे सिंगर्स थे। जो मेरा वाला पार्ट था उसकी जगह उनका नाम सपना मुखर्जी जी का नाम लिखा था। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, बट इनसाइड जहाँ पे लिरिक्स हुआ करते थे मुझे फोल्डेड बुकलेट होती थी, उसमें मेरा नाम था। तब मुझे उसमें भी रोना आ रहा था कि ये क्या है, आई मीन ये अगर होना ही था तो नाम करेक्ट हो जाता ना, मतलब अधूरा खुशी टाइप से अधूरी मिली। आई वाज वेरी हैप्पी कि टेक्निकली देखा जाए तो स्टैम्प तो लग गई ना, अब मैं बन गए प्लेबैक सिंगर कह सकती हूँ खुद को। बट ये नहीं पता था कि उसके बाद भी जो गैप आएगा अगला गाना रिलीज होने में, वो लगभग एक पूरे साल का होगा। अगला गाना कौन सा था? अगला गाना था रॉकी का आई थिंक नहीं, दिल विच लग्यावे फ्रॉम चुप चुप के, हिमेश रेशमिया म्यूजिक है ना। हाँ, हिमेश जी का उनके साथ में वो गाने का पूरा सिलसिला शुरू हो गया था। बहुत सारी थिंक 25-30 मूवीज़ उनके साथ में अप्रॉक्सीमेटली उनमें गाया। एंड चुप चुप के वाज द फर्स्ट फिल्म, दिल विच लगा हुए वाज दैट सॉन्ग जो उनके साथ आया। बट तब ना गाने बन रहे थे और रिकॉर्डिंग्स होनी शुरू हो गई थी, बट रिलीज़ तो 9-10-11 महीने के बाद ही सब हो रहा था। सो बट आई वाज जस्ट हैप्पी दैट यू नो एटलीस्ट ये जर्नी शुरू हो गई एंड दैट वाज आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने खुद को ऑप्शन दे दिया दैट आई विल गो बैक, then I surely will go back. I'm not going back. वो 12वीं पास एक लड़की जो आई बॉम्बे दिल्ली से, पापा साथ में जो सारी चीज़ें छोड़ के आए हैं सपोर्ट करने के लिए, और उस बीच रिजेक्शन जो मिल रहे हैं कि स्टूडियोज़ जा रहे हो, अच्छा हाँ विल लेट यू नो, बता देंगे, उस चीज़ को कैसे फेस किया एंड हाउ फैमिली सपोर्टेड इन दैट थिंग? क्योंकि आज भी बॉम्बे माया नगरी है, हर लोग, लाखों लोग आते हैं अपने सपने लेके, तो उस रिजेक्शन को कैसे झेला? You know, actually I think कि भी परवरिश की बात है एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ताड़ के झाड़ पे चढ़ा के रखा होता है बचपन से कि ओहो तेरे जैसा तो कोई गाता ही नहीं है, तू तो हमारा शेर बच्चा है, ये है वो है, आई थिंक वो कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। हमेशा द फोकस वाज ऑन बिकमिंग बेटर
And every time my voice was not chosen, I was only taught, कोई बात नहीं. You were not bad. There was just somebody better. Better than you. You have to just be better than yourself from the last time you sang. और ऐसा नहीं है, मतलब तुम ये समझ लो कि तुम म्यूजिक में आ गए हो और अगर तुम खुद को प्लेबैक सिंगर समझ रही हो तो ये जान लो कि तुम्हारा डायरेक्ट कंपटीशन सबसे सीनियर आदमी और सबसे जूनियर आदमी से एट पार है. तो you just have to, you can't tell yourself that tomorrow I will be better than Lata Mangeshkar. That's just foolish. That's never going to happen. You just can be better than yourself. You give it your best. और your best कैसा होगा? आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी पड़ेंगी, खुद पे सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करो एंड नहीं होगा तो नहीं होगा, देखी जाएगी, बट यू गिव इट योर बेस्ट. और रात में ये सोच के नींद अच्छी आएगी कि अपना बेस्ट दिया. एंड खुद से ऑनेस्टी मेंटेन करोगे तब कहीं आगे जाके कर पाओगे, कुछ भी अचीव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है. सबसे अच्छे चलने वाले लोग भी घर बैठ जाते हैं और उल्टा भी होता है. तो फिर यू जस्ट हैव टू बी वेरी कंटेंट, एम्बिशियस बट नॉट ओवर एम्बिशियस. सो आई थिंक दैट ड्रॉइंग दैट लाइन बिटवीन एम्बिशन एंड ओवर एम्बिशन सॉर्ट ऑफ हेल्प मी. म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी आपने जिक्र किया, शंकर का नाम लिया, हिमेश का नाम लिया और विशाल का नाम लिया. इनका प्रोसेस क्या होता है? अगर मैं एज अ प्लेबैक सिंगर आपसे जानना चाहूँ कि एक गाना जो आता है, बनता है और रिलीज होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है और क्या जब म्यूजिक डायरेक्टर बदलता है तो प्रोसेस बदल जाता है कुछ? हाँ, आई मीन process is always different for different people. Sometimes आपको स्टूडियो में बुलाया जाता है और वहीं पे गाना सुनाया जाता है और वहीं पे लिरिक्स लिखवाए जाते हैं. कभी कभी आज के ज़माने में ऐसा होता है कि अगर कंपोज़र को आप पे फेथ है, they know that you are capable of recording on your own, then they will show that belief in you और आपको गाना मेल कर दिया जाएगा और आपको वो टिप्स दे देंगे कि ये पैरामीटर्स हैं, मैं ऐसी टोन चाहता हूँ और ऐसा मैं चाहता हूँ, ये इमोशन है, तो उसको ध्यान में रख के गाओ. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कम्प्लीटली खुली छूट दी जाती है कि भाई ये गाना है, अब इसे अपने तरीके से निभा लो. अच्छा, इससे ये जो आपने बोला ना, इससे हम लोग को एक सीन याद है. रॉकस्टार फिल्म है जहाँ पे रणबीर गाना गा रहा है, टारा, वो वैसा ही होता है एक्चुअली में शूट करते हो कि कोई पीछे से बैठा है, टोक रहा है बार बार, या आप कुछ दे रहे हो, अगर आपको लग रहा है यार मैं अच्छा भी दे रहा हूँ तो भी टोक दे रहा है, मतलब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाला क्या माहौल रहता है? नॉट ऑलवेज. मेरे साथ ये एक ही बार हुआ है, पर वो कुछ अलग ही किस्म का इंसिडेंट था. बट आई डोंट थिंक, आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि बहुत ही आई मेट वेरी वेरी काइंड पीपल इन द इंडस्ट्री एंड एवरीबडी हैज बीन लाइक वेरी वेरी जेनरस, इन टर्म्स ऑफ just niceness. And I'm sure ऐसा होता होगा, पर अगर कोई ऐसा आपके साथ में बार बार कर रहा है ना तो वो आपसे मज़े ले रहा है. वो पंगे कर रहे हैं. वो ऐसा होता नहीं है. अगर आपको स्टूडियो में बुलाया गया है तो आपको कुछ, किसी के पास में एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी है ये सब करने के लिए. अगर आपको स्टूडियो बुलाया गया है तो फिर आपकी काबिलियत की वजह से बुलाया गया होगा. और अगर नहीं है तो फिर तो वो कौन सी एक मूवी आई थी बकरा वाली, बकरा बनाते हैं जिसको, नहीं, विनय पाठक थे उस पिक्चर में, नाम भूल गई, फिलहाल तो नहीं क्लिक कर रहा है, बट उसका बकरा बनाया जा रहा था आई थिंक. अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर. मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है. ऐसा नहीं होता है कि आपको बार बार टोका जाता है, क्योंकि सब अच्छे कंपोजर्स को ये पता है कि फ्लो में जब तक नहीं आएगा तब तक बात भी नहीं बनेगी, मज़ा भी नहीं आएगा. But I don't know if it's not happened with me. Maybe it happens with others. I don't know. इन ये जो कंपोजर्स हैं जितने भी अभी हमने नाम लिए, आपने नाम लिए, ये क्लास एक सेट है, इनका एक लेवल सेट है, एक नाम है, एक ऑरा है. जब इन लोगों से मुलाकात, मतलब पहली मुलाकात इनके साथ कैसी रही? कोई किस्सा, कुछ जो लगता है ना कि अविनाश इन लोगों में या इन सब में ये एक चीज़ बहुत कॉमन है, या एक ऐसी चीज़ है जो इन तीनों को या चारों को एक दूसरे से अलग बनाता है? I think जो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जो कॉमन है, जो लोग अभी तक सालों से, डेकेड से वहाँ हैं, वो शायद इस रीज़न से है, just their humility,
कि सब चल रहा है और ये सीखने को उनसे मिलता है दैट म्यूज़िक शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. म्यूज़िक कैन स्टिल बी योर लाइफ. योर करियर शुड नॉट बी योर लाइफ. Your life should have music, career, but it should have other things also. It should have your family, it should have love, it should have recreation, it should have holidays. Everything put together becomes your life. If your career is all your life, then you're going to go crazy here. Then you're going to go absolutely mental at some point for sure. So yeah, I think चाहे मैं शंकर जी को देखती हूँ जो जिनके साथ मुझे फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड करने का मौका मिला है. इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर एंड यू नो आई ट्रूली रिस्पेक्ट हिम. आई मीन लाइक आई डोंट रिस्पेक्ट एनीबडी एल्स. ऐसा मेरा उनके साथ में नाता है. मैं देखती हूँ कि वो इतना काम करते हैं. वो चाहे फिल्मों का काम हो कंपोज करना, चाहे वो लाइव परफॉर्मेंसेस हो टिपिकल बॉलीवुड वाली, चाहे वो क्लासिकल फ्यूजन हो, कर्नाटक क्लासिकल हो, चाहे वो एक एकेडमी चलाना हो, चाहे वो यू नो अलग अलग जगहें जाकर सोशल कॉजेज़ के लिए आवाज़ उठाने वाली बात, पता नहीं वो क्या क्या करते हैं. फिर भी अपने परिवार को प्रायोरिटी देते हैं और उनके साथ में हर इम्पॉर्टेंट ओकेजन स्पेंड करते हैं और उन्हें अपनी कमी नहीं महसूस होने देते. आई डोंट नो हाउ ही डज दैट. सो दोज आर थिंग्स टू लर्न फ्रॉम. एंड शायद वो ऐसा बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर है. इसीलिए वो दुआएं हैं, एफिशिएंसी है, ब्लेसिंग्स हैं, क्या है, बट यही चीज़ें होती हैं सीखने की. जब कोई गाना गाते हो आप, किसी मतलब जब गाना मिलता है तो क्या क्या डिटेल्स रहती हैं? ये पता रहता है कि कौन सी फिल्म में रहेगा, क्या डायरेक्टर रहेगा, कौन एक्टर एक्ट्रेस है, फिर सिर्फ आपको मिलता है कि हाँ ये गाना है, गा दो, और वो फिर कहाँ पहुँच गए ये खुद नहीं पता रहता? मोस्ट टाइम्स ऐसा होता है. आजकल चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं, बता देते हैं. पहले बहुत ज़्यादा ऐसे पता नहीं चलता था. ये भी नहीं पता होता था कि आपके साथ में ड्यूएट कौन गाएगा, क्योंकि एक साथ वोकल्स नहीं रिकॉर्ड होते हैं. अच्छा. पहले के ज़माने में होता था कि यू नो सारे म्यूजिशियंस एक साथ खड़े हैं, बैठ के बजा रहे हैं और दोनों सिंगर एक साथ आमने सामने गा रहे हैं. तो यहाँ पे कितने लोग गा रहे हैं ये भी नहीं पता चलता था when I started to sing. और honestly इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी पूछने की. गाना में वेरी गुड, I will just sing my part and go home. पर अब आई थिंक अब इन्फॉर्मेशन मिलती है. ऑफकोर्स पहले सिचुएशन समझाई जाती थी, कभी कभार बताया जाता था कि ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, बट नॉट ऑलवेज. अभी हम लोग सैटरडे का जिक्र कर रहे थे ना, तो उस समय ये पता था कि ये गाना वरुण आलिया पे जाएगा, क्या कुछ मतलब डायरेक्शन कैसा था? और ये पता था. और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है. ये रात को अबाउट 10 साढ़े 10 बजे की बात है कि मुझे शारिब तोशी ने इस गाने को रिक्रिएट करा था जब बादशाह और हाँ मतलब उनका जो गाना था. तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तोशी ने कहने के लिए कि एक गाना है वो सैटरडे पंजाबी गाना रिलीज़ हुआ है, उसका रिक्रिएशन हम कुछ कर रहे हैं. धर्मा की फिल्म है और उसमें ना ऑलरेडी हम 8-9 सिंगर ट्राई कर चुके हैं और वो वर्क नहीं कर रहा है यार, बहुत स्ट्रेस है, एक बार तुम प्लीज़ आके अटेम्प्ट कर लो. एंड आई वाज लाइक अभी 8-9 सिंगर गा चुके हैं, अब तुम मुझे 10वीं सिंगर बना के अटेम्प्ट करोगे. 10:30 बज रहे हैं अभी, कल सुबह करते हैं. नहीं डायरेक्टर आ रहे हैं अभी और ये उनकी फर्स्ट फिल्म है एंड ही इज़ वेरी लाइक प्रॉपर अबाउट एवरीथिंग एंड वो होना चाहते हैं रिकॉर्डिंग में, तो व्हाई डोंट यू जस्ट कम. और मैं घर पे थी, आई रिमेंबर मम्मी पापा नहीं थे और माय सिस्टर्स हैड सम फ्रेंड्स ओवर, तो मैं क्लास मॉनिटर थी उस दिन घर पे. बड़ी बहन का पापा मामा नहीं है तो संभालना है. मम्मी पापा ने मुझे वो बड़ी दीदी का दारोमदार डाल के गए थे कि तुम ज़रा देख लेना एंड एवरीथिंग. एंड this was I think a year before I got married or something. And my boyfriend then now husband, वो मुझे नीचे बिल्डिंग में मिलने आया था, तो मैं सिर्फ नीचे उतरी थी उसे मिलने के लिए और तभी फ़ोन आया था. तो मैंने उससे डिस्कस किया. मैंने कहा है उनको, आई हैव कॉल्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम कि कल सुबह एक बार अटेम्प्ट करते हैं बिकॉज हाउ टू लीव ऑल दिस एंड गो नाउ. तो ही सेड नो नथिंग डूइंग, मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, मैं देख लूँगा, बट तू अभी के अभी जाएगी. ऐसे यार नहीं होगा, मतलब वो ऑलरेडी इतने सिंगर्स ट्राई कर चुके हैं. नहीं बट यू हैव टू गो, आई डोंट केयर, यू हैव टू गो. ओके, he goes and he drops me, usually comes back and joins
व्हाटएवर इज गोइंग घर ऑन का, एट हाँ। होम, एंड मैं गई हूँ और मुझे सिर्फ शशांक खेतान वहाँ पे जो डायरेक्टर है वो Director. थे, और तोशी वाज देयर, एंड आई थिंक कुमार पाजी नहीं थे, पर कुमार पाजी ने मेरा वर्स लिखा था। तो वो सब उन्होंने सिचुएशन समझाई कि पार्टी वाला गाना है, एंड यू नो आई डोंट वांट यू टू स्टैंड स्टिल एंड सिंग द सॉन्ग, आई वांट यू टू डांस एंड हैव फन एंड सिंग द सॉन्ग। हम्म। ओके, आई सेड बट तुम बहुत प्रेशर डाल रहे हो, ऑलरेडी इतने सारे लोग गा चुके हैं उसको। और अभी तक ये नहीं बताया था कि गाने में वरुण आलिया हैं। बता दिया था, अच्छा, बता वो दिया बता था, दिया था, हाँ। पूरी सिचुएशन फिल्म की समझा दी थी, हम्म। बट फिल्म उस गाने का फिल्म की स्टोरी से डायरेक्ट कोई connection नहीं था। प्रमोशनल ट्रैक। Correct. तो ये बताया था कि बाकी सारे गाने सिचुएशनल है, ये सिचुएशनल नहीं है, ये प्रमोशनल ट्रैक है, सो ऑल द मनी इज ऑन दिस सॉन्ग, और गाना 20 दिन में रिलीज भी हो जाएगा, सो प्लीज यू नो लाइक गिव इट योर शॉट। हम्म। तो मैंने गाया एंड आई वाज हैविंग फन व्हाइल सिंगिंग द सॉन्ग, और फिर लाइक एवरी अदर टाइम निकाला दिमाग से, साइड पे रखा, छोड़ और दिया। घर आ गए। हाँ। फिर पता चला 20 दिन में कि सच में गाना रिलीज हो रहा है। और उसी पिक्चर मैंने एक और गाना भी गाया था, कौन सा? देंगड़ देंगड़। अच्छा, वो, करेक्ट, रात भर डेंगड़े डेंगड़े हुए, करेक्ट, हाँ। तो वो सचिन जिगर के लिए था। तो ये 2 गाने उस फिल्म में एक साथ कोइंसिडेंटली कंप्लीटली अलग अलग नेचर के निकल के आए। सो या आई थिंक हर गाने की ना अपनी किस्मत तो होती है। आशुतोष राणा या वरुण धवन या आलिया भट्ट, मतलब इन्हीं के ये गाने थे। जी। मिलना हुआ इनसे, कभी जिक्र हुआ बाद में सक्सेस पार्टी में या कभी और? नहीं, आई डोंट थिंक सिंगर्स को कभी बुलाया जाता था उस टाइम पे सक्सेस अच्छा, पार्टी में। आई डोंट इवन नो इफ देयर वाज अ सक्सेस पार्टी एट दैट टाइम, टू बी ऑनेस्ट। बट वरुण से मुलाकात मेरी हुई है एक दो बार, बट ऐसे आई डोंट थिंक एज सिंगर्स कभी ऐसे डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है। बट आलिया के लिए मैंने 2-3 गाने लगातार गाए थे, ये था, फिर उसके बाद में इसकी उसकी था टू स्टेट्स का, हाँ, दैट वाज आल्सो कोइंसिडेंटली फॉर हर, सो या। तो ये जो चीज़ है जो बता रहे थे ना, एक्टर से मिलना कम हो पाता है, ये पहले था या अभी भी वैसा ही है? यार अभी तो ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, पिछले कुछ सालों में तो ऐसा कोई बहुत मैसिव मेरा कोई फिल्म का गाना हुआ नहीं है जब मैं क्लेम करूं कि ओ इतना बड़ा गाना था और मैं मिली ही नहीं हूं उनके साथ में। बट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स थिंग्स हैव आल्सो चेंज्ड, आई थिंक। सो मे बी आई थिंक सिंगर्स टुडे आर गेटिंग टू मीट एक्टर्स इफ दे वांट टू। अच्छा, आपने बोला पिछले कुछ सालों में कोई ऐसा मैसेज हिट नहीं गया, अग्री। आप बंगाली सिनेमा में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए पिछले कुछ साल में। हाँ। तो बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा और बंगाली सिनेमा, कोई फ़र्क महसूस करते हो कि इजी कहाँ है, कहाँ ज़्यादा चैलेंजिंग है? नहीं, you know सिस्टम में, प्रोसेस में? You know, honestly, I think singing is singing. You make me sing in Garhwali, you make me sing in Rajasthani, or you make me sing in Japanese. It's going to be the same process. You know, Bengali जब मैंने शुरू किया था गाना, and it's, you know, just to clear things out, it's not like out of choice कि मैंने बॉलीवुड से ध्यान हटा के बंगाली फिल्म्स में गाना शुरू कर दिया और वहाँ पे ज़्यादा फोकस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं कहीं पे गा रही थी एक लाइव कॉन्सर्ट पे, और वहाँ पे किस्मत की बात है कि जीत गांगुली दा की वाइफ प्रेजेंट थी, चंद्रानी भाभी। शी सॉ मी सिंग देयर एंड शी वेंट एंड टोल्ड हर हस्बैंड जीत दा कि एक लड़की को मैंने अभी सुना है, वो पिक्चरों में हिंदी में तो गा रही है, तो उसको क्यों बंगाली में भी एक बार यूज़ करके देखो। तो इट वाज बिकॉज ऑफ हर दैट दादा हर्ड मी एंड दादा कंसिडर्ड कि एक फिल्म का नाम था पगलू, जो लगभग आई थिंक 14 साल पहले शायद रिलीज़ हुई थी, 13-14 साल हो गए होंगे। और उसमें उन्होंने मुझे टाइटल सॉन्ग गाने का मौका दिया, और फिर 2 और गाने उसी फिल्म में हो गए, और वहाँ से जो सिलसिला चालू हुआ वो आई डोंट नो, लाइक आई थिंक दुर्गा माँ वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड शी ब्लेस्ड मी एट दैट टाइम, एंड बहुत सारे वहाँ पे एक के बाद एक कुछ बहुत ही पॉपुलर गानों की एक लड़ी शुरू हो गई। एंड at the same time, in I think Bollywood, the dynamic was completely changing how a lot of people outside don't see it like that or understand it like that, but all music labels, major music labels started to sign up artists. And जब sign करते हैं तो ऐसा होता है कि okay, you know what, आप हमारे preferred artist हैं, तो अब अक्सर जो ज़्यादा फिल्में आती हैं उन्हीं प्रेफर्ड सिंगर्स को जाती हैं।
तो मैंने ऐसा चूज और उस आर्टिस्ट मतलब वो साइन अप के लिए क्या टैलेंट या क्या खास होना चाहिए कि आप उस लिस्ट में आ मुझे भी सकते हो? ऑफर किया गया था वो 2 बार, पर मुझे नहीं समझ आता है ऐसे साइन अप करके, कुछ उस टाइम नहीं आ रहा था. इट वाज अ डिसीजन आई मेड एट दैट टाइम. सो उसकी वजह से कई गाने जो मैंने गाए हुए थे वो भी रीड अप हो गए उन लोगों से जो लेबल्स पे साइन थे. कोई एक आध गाना बताएंगे जो बाद में नहीं. अच्छा ठीक है. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. हाँ. पर आई मीन इट वाज अ चॉइस आई मेड एट दैट टाइम, एंड आई फेल्ट लाइक यार यहाँ ऐसा हो गया और ऐसी सिचुएशन चल रही है, अब इसको तोड़ के कैसे यू नो हाउ टू गेट बैक इनटू द होल थिंग अगेन. इसलिए शायद मुझे लगा कि भगवान ने सोचा होगा कि आई थिंक इसका बंगाली चैप्टर चालू कर देते हैं. तो वहाँ से कुछ ना कुछ एक नेमत हो गई और वो वाला चैप्टर शुरू हुआ. और फिर ऐसा शुरू हुआ कि वो एक ऐसा लव अफेयर है मेरा बंगाल के साथ में जो it keeps growing every time, and I got the opportunity to be a judge on सारेगामापा जो बंगाल वाला एडिशन है. एंड क्या टैलेंट होता है वहाँ पर, मतलब आप इंस्पायर हो जाते हो से. अच्छा, आप बंगाली तो हो नहीं है ना, तो वो लैंग्वेज समझना कितना इजी है मुश्किल होता है? मैं बोलते पारी. अच्छा. बाय नाउ शुरू में नहीं आती थी मुझे, एंटायरली समझ नहीं आती थी, पर আমি একটু একটু বলতে পারি, বুঝতে পারি পুরোটা, मतलब मैं पूरा समझ लेती हूँ. जैसा मेरा मराठी के साथ कनेक्शन है, समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ. हाँ, मैं बोल भी लेते हो. अब मैं बोल पाती हूँ. बहुत वक्त हो गया, पर शुरू में नहीं समझ आता था. तो शुरू में जब आई थिंक अबाउट 12 years ago when I was judging सारेगामापा का फर्स्ट सीजन, तो सब लोग हंस रहे होते थे तो मैं हंसना शुरू हो जाती थी. जोक ही होगा यार, आई थिंक इट मस्ट बी अ जोक, नॉट रियलाइजिंग कि शायद जोक मुझ पे भी तो हो सकते हैं. But I think the whole Bengali community has been very kind to me. Even today when I go and perform there, it's like दिल खोल के प्यार मिलता है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा फील होती है कि अब यहाँ पे या तो प्यार है या ख़त्म है. तो ये प्यार पकड़ के रखना है, यू नो, व्हाटएवर इट टेक्स आई विल डू इट. हिंदी में या बॉलीवुड में कहूँ वापस और थोड़ा बढ़ने की कुछ कोशिश जारी है, या इट्स लाइक कि हाँ ठीक है बंगाली मतलब कोशिश हो रही है, या लग रहा है कि जो आएगा वो ठीक है? मैं वो थोड़ा समझना चाह रहा हूँ. आई थिंक वही तो कोशिश होती है. और कैसे कोशिश कर सकते हैं, मतलब आई कांट गो एंड सिट एट स्टूडियोज, आई कांट, आई मीन आई नो पीपल, आई नो माय म्यूजिक डायरेक्टर फ्रेंड्स, व्हेनेवर दे थिंक कि कुछ इसके लायक है तो आई एम श्योर दे विल रीच आउट. बट आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मेरा खुद का जो रुझाव है वो खुद कंपोज करने पे और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बनाने में चला गया. एंड कमाल की बात ये है कि दुनिया, मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद इतनी राइप हो गई है और रेडी हो गई है हर किस्म का म्यूज़िक सुनने, एक्सेप्ट करने और ख़रीदने को, कि अब लिटरली लाइक इट्स लाइक एन ओपन वर्ल्ड आउट देयर. पहले वो कहते थे ना कि बहुत ही इतनी सी कम्युनिटी है जो सब कर पा रही है, बट आई थिंक नाउ इट्स बिकमिंग वाइडर एंड एवरीबडी. So I can't, I just, so yeah, I think independent music पे ज़्यादा मेरा focus हो गया है of late. And I think as an artist, जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हो लाइफ में, आगे चलते रहते हो, तो शायद you also want to continue expressing what you are as an artist to your listeners. And आप 10 चीज़ें बना के सामने रखोगे, उनमें से 2 भी उन्होंने दिल खोल के एक्सेप्ट कर ली ना, तो बात बन गई. या सो वही आई थिंक दैट इज वेयर आई वांट टू बी राइट नाउ. ऑटो ट्यून ने क्या भसड़ मचाई इंडस्ट्री में? क्योंकि भसड़ इज द राइट वर्ड यू एक्चुअली. हाँ, क्योंकि एज अ लिसनर समझ आता है ना कि ये ओरिजिनल है और ये बना दिया गया है, तो एज अ सिंगर उसका कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा आई थिंक. बट अब ना मुझे लगता है ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट है. आई फील लाइक इवन द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपोजर है. अगर वो सिंगर रिकॉर्डिंग में गा रहा है और वही गाना कभी लाइव किसी इंटरव्यू में या स्टेज पे कहीं गा खुल जाती है, भयंकर तरीके से खुल जाती है. एंड वही एसिड टेस्ट है, यू नो. एंड आई फील लाइक दुनिया में इतना टैलेंट है, तो जो
असली में मेहनत करते हैं और जो लेके पैदा हुए हैं, या जिन्होंने इतनी मेहनत करके उसको जमाया है, रमाया है, तो उनको दो ना अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑटो ट्यून अभी है तो उसको करेक्ट तरीके से यूज़ करो, ऐसे मत करो कि मतलब बंदा रोबोटिक साउंड करे, और जो बात कर रहा है आज तो उसको भी ट्यून में बनाया जा सकता है। सो देयर इज नो कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी। एआई भी तो हो ही रहा है ना अभी, तो मतलब इट्स वेरी पेनफुल एक्चुअली टू हियर फ्यू डेज बैक ऑन इंस्टाग्राम कि मैं केके की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, रहूँगी हमेशा, एंड उनके साथ में बहुत अच्छा एक रिश्ता भी था। तो उनके जाने के बाद में आप देख रहे हो कि एक गाना, आई थिंक इट वाज एन आतिफ असलम सॉन्ग, जो उन्होंने अदनान सामी की वॉइस में भी सुनाया, केके की वॉइस में भी सुनाया, किशोरदा की वॉइस में भी सुनाया, और ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिंगर्स की वॉइस में सुनाया। तो आई वाज लाइक अब तो क्या रह गया फिर। अभी शाहरुख का डंकी का जो गाना है लुटपुट गया, वो भी रफ़ी साहब की आवाज़ में आया था, वो भी सुना मैंने। हाँ, तो मतलब एज अ सिंगर क्या रिएक्शन आता है कि अब क्या ही बचा है? हाँ वही, मतलब बट ठीक है ना, द टेक्नोलॉजी एंड द वर्ल्ड इज ओनली गोइंग टू कीप प्रोग्रेसिंग, तो वी कैन ओनली बी ट्रू टू आवरसेल्व्स, एंड वी कैन ओनली ट्राई टू नॉट fall in the trap of all of this and not rely on auto tune कि चल ठीक है ना, कैसा भी गा के आ जाओ, ट्यूनर है, ट्यूनर लग जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो हम अपनी तरफ से तो सच्चाई अपने काम के प्रति मेंटेन करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी नहीं तो किसी और दिन पोल खुलेगी, आपकी दुनिया को पता चली जाएगा कि आप क्या गा रहे हो एक्चुअली क्या भाई रायता साहब। फैलाते हो। हाँ। और आप देखोगे ना, जिन सिंगर्स पे ऐसे सवालिया निशान उठाए जाते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में आप पढ़ोगे ना किसी दिन, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑडियंस को पता है, द ऑडियंस इज वेरी शार्प। यू गिव देम जंक फूड टू ईट, दे विल स्टिल पिक द बेटर ऑफ द जंक, बट जिस दिन आपने उनको पराठे और हेल्दी खाना देना शुरू कर दिया, तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंक ही चाहिए। एक्सेप्ट करेंगे, it's about what you give them, they will choose out of that and still accept it. पिछले कुछ वक्त में प्लेबैक सिंगर्स ऑन स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, है ना? बहुत सारे नाम हैं, आपका भी एक गाना आया था डीनो के साथ जी। तो वो प्रोसेस को लेके क्या है कि वो सिर्फ आवाज़ आई थिंक नहीं, लोगों को फेस रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो एक थॉट रहता है, या रहता है कि नहीं ठीक है ना, खुद का कुछ बना रहे हैं तो खुद क्यों नहीं आ रहे हैं? I feel like हाँ, आई मीन क्यों नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप मूवीज़ के लिए गा रहे हैं और आपके गानों को रेडियो पे या बाकी सारी जगहों पे इस तरह से परसीव करा जा रहा है कि ये एक करीना कपूर या कटरीना कैफ या आलिया भट्ट का गाना है, तो आपका हक है भाई दुनिया को बताना कि उनका है लेकिन आवाज़ मेरी है। तो उसका क्या क्या तरीके हो सकते हैं? उसका एक तरीका हो सकता है, या तो आप अपना रेडिशन डाल के अपने अब सोशल मीडिया पे यू पुट इट आउट एंड टेल द वर्ल्ड, या फिर या फिर आप जाके लाइव में गाओ या म्यूजिक वीडियोस बनाओ। तो बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली लेजिट, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज डे फॉर द ऑडियंस टू नो कि ये आपकी आवाज़ है और आप ऐसे दिखते हो। Why not? Personal connection is very important today. सुकृति और प्रकृति के साथ कनेक्शन कैसा है? पर्सनल वाला नहीं, प्रोफेशनल वाला, कि एक होता है ना, ज़रूरी नहीं आपकी लाइफ में वो हमेशा टॉप नॉच फेस बना रहे, तो जब लो होते हो कि काम अच्छा नहीं मिल रहा है या काम पसंद नहीं आ रहा है, तो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हो? एक्चुअली आई थिंक हम लोग कॉन्शियसली ना, जब काम होता है तो वी डोंट रियली डिस्कस वर्क। आई जस्ट feel like it's very superficial, like it's a part of our life, but it's a very small trivial part of our life together. हाँ, जब कुछ चीज़ दुख देती है लाइफ में तो डेफिनेटली एक दूसरे को रीच आउट करते हैं। वहाँ से एकदम हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसका नाम है सिस टॉक। अच्छा। हाँ। तो उसके ऊपर सारे दुखड़े, सारी क्रिबिंग, थोड़ी बहुत बिचिंग सब कुछ बनता है, मिल मिला के वहाँ पे होता है। पर आई थिंक दैट्स व्हाट फैमिली इज ना, क्योंकि
वो कितना सक्सेसफुल काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे थोड़ी मेरा प्यार उनके लिए निकलेगा। करेक्ट। या मैं कितनी सक्सेसफुल हूँ या मैंने एक महीने में कितने शोज करे, उस बेसिस पे प्यार तो नहीं वैल्यूएट किया जा सकता। इस हिसाब से तो डेली कोशेंट ऑफ लव इज कम ज़्यादा होता रहे, चेंजिंग लाइक द स्टॉक मार्केट। बट आई थिंक लव इज़ वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ आप क्या कर रहे हो लाइफ में। मैं बीइंग द बिग सिस्टर बहुत अनसॉलिसिटेड एडवाइस आए दिन देती रहती हूँ। हाँ। जो कभी कभी उस वक्त एक्सेप्ट कर ली जाती है, हाँ कि ठीक है ना विल डू इट, बट देन वो अप्लाई होती है एंड देन दे अंडरस्टैंड दैट यू नो शी सेइंग इट आउट ऑफ कंसर्न एंड आउट ऑफ। कोई ऐसी एडवाइस याद है जो दी हो उस वक्त, हाँ ठीक है चलो देख लेंगे, और बाद में बोल तो सही रही थी? थोड़ा ज़्यादा प्राइवेट हो जाएगा ये। अच्छा अग्री, हम उसमें नहीं जाएंगे। नहीं बट यू नो वो बड़ी सिस्टर की प्रॉब्लम है कि उसको हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपनी विशेष टिप्पणी देनी है, तो मैं दे देती हूँ। बट मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू नो लाइक आई एम सो प्रॉपर अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड आई फील लाइक कभी कभी यही प्रॉब्लम बन जाती है मेरे लिए, दैट आई वांट एवरीथिंग इन अ सर्टेन वे and they are more take it easy than me, but they still get the job done. So I'd rather not take so much stress and learn from them and be a little more take it easy instead of being like nahi this needs to be done, because काम तो दोनों रास्ते से हो ही रहा है ना। तो I think I need to learn that also from them. अभी कुछ दिनों पहले ही आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, आपका गाना वायरल हुआ, नरेंद्र मोदी ने भी उसे सोशल मीडिया पे शेयर किया जी। तो वो जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? मैं आपके पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ कि पहले ही पता रहता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, या इट वाज लाइक कि बस हो गया और पता लग रहा है कि अच्छा ऐसा हो गया? हाँ आई मीन ये पता कैसे चल सकता है आपको? पहले तो ये प्री प्लान तो हो नहीं सकता ना। मैंने तो मुझे सिर्फ फोन आया था शंकर जी का कि अच्छा उनका फोन आया था? जी शंकर जी का कॉम्पोजिशन है ये। तो शंकर जी ने सब लोगों को इसमें जोड़ के गाना तैयार किया था। तो उन्होंने कहा ये राम मंदिर अयोध्या में जो स्थापना होने जा रही है मूर्ति की, तो तुम उसके लिए कुछ गाओगी? एंड आई वाज लाइक 100%, आप बताइए क्या है। तो वो गाना रिकॉर्ड हुआ, गाने की शूटिंग हुई, और जिस दिन गाना रिलीज़ हुआ मेरे ख्याल से प्राण प्रतिष्ठा के दिन के 2 दिन पहले ये गाना रिलीज़ हुआ था। और सडनली हमको फ़ोन आ रहे हैं हर जगह से। मुझे मेरे पापा ने फ़ोन किया, बेटा मोदी जी ने तुम्हारा गाना ट्वीट करा है। रियली? तो मैं भी जाके देख रही हूँ, ट्विटर चेक कर रहे हो? मुझसे इंस्टाग्राम ही बड़ा मसा हैंडल होता है, मैं जाके ट्विटर भी देखूंगी मैं। अच्छा ठीक है, तो फटाफट देखा। और मैं ट्रैवल कर रही थी उस दिन, आई वॉज आउट फॉर शो, कहीं मैं अहमदाबाद में थी मैं उस दिन। एंड वहाँ पे मैं देख रही हूँ और सडनली बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत मतलब एकदम से एक बहुत बज़ क्रिएट हो गया, और कुछ न्यूज़ चैनल से भी फ़ोन आने लग गए ऑल ऑफ अ सडन। सो आई वाज लाइक अच्छा मतलब इट्स रियली रीचिंग प्लेसेस। सो आई वाज वेरी 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 हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल दैट जो शंकर जी का जो इनिशिएटिव था उसका सबसे पहले तो मैं हिस्सा बन पाई। एंड उस गाने में शंकर जी ने गाया है, समीर जी ने उसके बोल लिखे हैं, शान, और शान को मैं इंडियरिंगली कैप्टन बोलती हूँ। कैप्टन? हाँ, अच्छा। शान। कुछ कहानी इसके पीछे? हमने एक शो किया था, टीवी शो कॉल्ड IPML, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग। अच्छा। तो उसमें अलग अलग टीम थी, जैसे IPL होता है वैसे ये म्यूजिक का IPL था। तो उसमें बंगाल वाली जो टीम थी, बंगाल टाइगर्स, उसकी मैं और शानदा कैप्टन्स थे। तो मैं उन्हें कैप्टन बोलती हूँ, मुझे कैप्टन बोलते हैं। तो वो कैप्टन थे उसमें, और कैलाश जी भी साथ में थे। तो हम चारों का ये गाना था। आई वाज वेरी हैप्पी कि अगर फीमेल का कुछ उन्होंने रोल इसमें ज़रूरी समझा तो वो यू नो थैंकफुली मुझे मिला। एंड वो गाना पहुंचा यू नो ऐसी जगह पे जहाँ ऑनरेबल PM ने उसको शेयर करने की ज़रूरत समझी। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प द सॉन्ग आल्सो। आई वाज वेरी ग्रेटफुल। जब ऐसा कुछ होता है कि कोई ट्रेंड हो जाता है या किसी बहुत बड़े इंसान ने या नोन सेलिब्रिटी ने रीट्वीट कर दिया, लाइक कमेंट वगैरह कर दिया, इससे प्रोफेशनली कितना फ़र्क पड़ता है? कुछ ऐसा हुआ कि ऑफर्स थोड़े बढ़ गए काम के, या अगर ऐसा नहीं था तो लोग आसपास के बदल गए हों कि अरे अब तो वो रिएक्शन चीज़ों का और लोगों का? आई थिंक वो एक हवा ज़रूर क्रिएट होती है, बट काम बढ़ता है कि नहीं की कोई गारंटी नहीं।
you know, 100%, because you feel like आपकी मेहनत acknowledge हो रही है, in hope that हाँ, of course this will result into much more work of this type, but I don't think वो इरादा अगर वो लेके चलेंगे तो नहीं होगा. ऐसा अभी तक I don't think it's happened, at least not with me, कि मैं ये सोच के चलूँ कि ये गाना हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि शायद इसके अंदर ये इंसान इसको ट्वीट कर देंगे और फिर उससे काम बढ़ जाएगा. तो वो इंटेंशन लेके नहीं करते. नहीं, वो इंटेंशन लेके काम नहीं है. ऐसे जब कुछ हो जाता है उसके बाद वो तो जब होगा तब पता चलेगा whether it translates into multiple other songs. But I think जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सैटरडे की बात कर रहे थे, सैटरडे अपनी किस्मत लिखवा के आया था कि वो मेरा गाना, वो बिजनेस कार्ड बनेगा मेरा. और आज भी इतने सालों के बाद भी it was not because somebody tweeted it or something happened. If a song has to work, it will just work. And I think it worked at that time. Yeah. तो इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले जितने ये लोग हैं ना, इन सबके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी अगर आपने कोई गाना नहीं गाया. अच्छा, ओके. तो ऑडियंस के लिए कोई भी आपका पसंदीदा सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग जो इस समय जहन में चल रहा हो, या हमने सैटरडे के बारे में इतनी बात करी है, मैं वो भी कुछ लाइंस आपको सुना दूँ. गो फॉर इट. 24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया लभदा, रोज राती सोनी सोनी कुड़िया नू लभदा, लखां ने अफेयर तेरे मोगे वाली है सवेरे, शामी मेरे उत्ते कुंडी अड़दी रहदी है कुड़ी सैटरडे करदी रहंदी 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 है कुड़ी. ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, अभी और क्या क्या आपके गाने हैं जो पाइपलाइन में हैं, या किन लोगों के साथ और अभी काम करने जा रहे हो जो हमें देखने को मिलेगा? एक्चुअली ना मैं पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रीडी एज एन आर्टिस्ट, एंड आई वांट टू कोलैबोरेट विद अ होल बंच ऑफ पीपल. इस गए साल में मैंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट रिलीज़ किया था, उसका नाम है बिग बैंड थ्योरी. एक ऐसा आउटफिट है स्टेज के लिए जो मैं स्टेज पर भी परफॉर्म करती हूँ. बहुत बड़ा बैंड होता है, लाइक द नेम सेज बिग बैंड थ्योरी. तो उसे एज एन एल्बम हमने सीजन 2 भी रिलीज़ किया था. उसमें ओरिजिनल गाने थे लेकिन फोक का इन्फ्लुएंस, फोक का कलर लेते हुए 5 गाने, जिसमें एक में शंकर जी के साथ में मैंने कोलैबोरेट करके हीर, जो बहुत पॉपुलर फोक फॉर्म है पंजाब का, वो गाया था. फिर शानदा कैप्टन के साथ में मैंने सुई वे सुई गाया था. रोमी एक बहुत ही कमाल की आवाज़ है, जिन्होंने अभी लाल पीली अखियाँ और एक सब नए गाने गाए हैं, उनके साथ में एक और गाना गाया था आया लाड़िए. एक गाना निकिता गांधी और शाश्वत सिंह के साथ में काला डोरिया का एक रिफॉर्मेशन था. और एक बहुत ही ख़ास गाना मामा तिथियाँ, which literally means mothers and daughters, जिसमें मेरी मम्मी मिसेस निर्मल कक्कड़, जो मेरी गुरु भी रही हैं, और मेरी बहनें, हम चारों ने मिलके पहली बार एक साथ एक गाना गाया था. So this was a kind of album that I had put together a couple of months back, and इसका season 3 होगा with a completely new concept, and independent singles आते रहेंगे जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट किस्म की collaborations होंगी, and I'm so looking forward to it. So thank you आकृति हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए. Thank you so much for having me.